नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वारियान। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय का 5th यूनिट की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। इससे पहले की 4 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें आपकी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने सरल मशीन के बारे में जाना था और बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया था। और उससे पहले भी आपकी जो मृदा फसलों वाली, कार्य ऊर्जा वाली और पृथ्वी और आकाश वाली जितनी यूनिट्स है वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आपको आने वाला है। हर एक क्लास का अलग महत्व है और दोस्तों आप देखेंगे कि जितनी मेरी क्लासेस होती है तो हर एक में मैं एक अलग तरीका यूज करती हूँ आपको समझाने के लिए। तो उसी तरीके से आज मैंने थोड़ा सा अलग हटके कुछ तरीका रखा है। इसमें हम कोशिका के बारे में यानी सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से डीपली और बहुत ही प्यारे नोट्स के साथ प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको पूरी बुक आपको पढ़ने की नहीं पड़ेगी। वो इतनी सारी थ्योरी आपसे उससे बच जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो थ्योरी के साथ, पिक्चर्स के साथ समझते हुए, देखते हुए और बाद में क्वेश्चंस को लगाएंगे। सो गाइज, आर यू रेडी? सो आपको लास्ट बहुत ध्यान से क्लास को देखना और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सभी क्वेश्चंस इसी क्लास से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपने करना क्या है, क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और पूरा देखना है, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इंटरेस्ट तो आपका आने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका होती क्या है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कोशिका क्या होती है, ठीक है? सेल, व्हाट इज सेल? तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका हम किसे कहते हैं। दोस्तों, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है? कैसी? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है? कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल सही बात है, समझ आ रही है। और अगर आपसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पूछा जाए, मतलब पूछा जाए, तो आपको सिर्फ इतना सा जवाब आपने देना है और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सटीक आपके लिए जवाब है। क्या बताना है कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन भी मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए समझना, कैसी इकाई है कोशिका, सेल कैसी इकाई है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है? इतनी बातें समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है? आप जानते हैं कि यहाँ आपसे पूछ लिया गया है जो अंग्रेजी का शब्द होता है सेल, वह किससे मिलकर बना होता है या कौन सी भाषा से उसको लिया गया है? तो वह लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है और सेल्यूला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है? ये भी आपके यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसका वर्ड का जो भी इसकी हिस्ट्री रही है, कैसे ये कहाँ से लिया गया और इसका अर्थ क्या होता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? साइटोलॉजी पूछ लिया जाता है आपसे सीधा सीधा यहाँ पर कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है और 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उनमें आपको चुन लेना है कि साइटोलॉजी कहलाता है। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कोशिका की खोज किसने की और कब की। 2 क्वेश्चन आपको इतनी छोटी सी एक लाइन से क्लियर हो जाने वाले हैं। कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है? ये है रॉबर्ट हुक। इन्होंने
1665 ईस्वी में क्या की थी? सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। दोस्तों आगे आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक चीज को बिल्कुल क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे और आगे देखेंगे कि कोशिका दिखने में कैसी होती है, उसकी कैसी संरचना होती है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ क्लास में बैठना है और आपको ये नोट्स, बिल्कुल सही बात मेरे जहन में आई, आपको बता देनी चाहिए। अभी कभी आप बीच में नोट करने लगे, आपको नोट कुछ भी नहीं करना है क्लास में। क्यों? क्योंकि आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी एज इट इज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हर एक क्लास की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की और 1665 ईस्वी में की। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करूंगी कि आपका इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन रॉबर्ट हुक की पुस्तिका माइक्रोग्राफिया से प्राप्त होता है। इन्होंने दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये आपको यहाँ पर जो इमेज दिख रही है यही है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, और पूरा जितना भी इन्होंने कोशिका के बारे में अध्ययन किया वो सभी इस बुक में इन्होंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो अगर आपसे पूछ ली जाती है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है। कर पाएंगे आप इसको? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ और फैक्ट्स की तरफ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है कि रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क के अध्ययन पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष देखे और इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें नाम दिया कोशा। ठीक है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसी संरचना उन्होंने देखी जो बोतल की कॉर्क होती है, ठीक है, उस पर, तो उसको इन्होंने नाम दिया फिर कोशा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। यह एक मृत कोशिका थी जिसको इन्होंने नाम दिया और इन्होंने जिसकी खोज की थी सबसे पहले जिस कोशिका की, वह एक कैसी कोशिका थी? वह एक मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। वहीं रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। किसका? साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बिल्कुल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक क्लियर हो चुके हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सभी का हम आज ही की क्लास में साथ साथ टेस्ट भी लगाएंगे। तो सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय ए.बी. ल्यूवेनहॉक को जाता है। दोस्तों जो मृत कोशिका की खोज की थी सबसे पहले वो तो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, वो थी मृत कोशिका और वह की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? जीवित कोशिका की खोज की गई। ठीक है, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात पूरी? क्लियर है ना यहाँ तक सब चीजें? आगे बढ़ते हैं फिर हम फ्रेंड्स। अब चलते हैं और देखने की बारी आती है कि कैसी होती है आखिर कोशिका देखने में, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंग होते हैं, भाग होते हैं कोशिका के, दिखने में कैसी है, कौन कौन सी उसमें सेल्स होती है, सब चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेल के संरचना की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है सेल का स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। मैंने दोनों तरीके से आपको शो किया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हिंदी मीडियम वालों को तो मैं अपने साथ साथ लेकर चल ही रही हूँ। ठीक है, आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर देखते हुए चलिएगा और बाकी इधर। तो हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी इसमें इसके अंग होते हैं, भाग होते हैं। मैं एक बार क्या कर लेती हूँ, इसको बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर सब कुछ चीजें दिखाई देगी। तो चलिए अब यहाँ आ जाइए। अब आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पूरी स्क्रीन पर आपको सेल की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब एक एक कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठिए क्लास में। ठीक है, सीखने का मन बना करके बैठिए और देखिए, अब मजा लीजिए देख करके क्या क्या चीजें होती है इसमें। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है,
सिर्फ समझना है। तो चलिए एक तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको दिख रही है ये वाली संरचना। मैं एक बार पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ जिससे अलग से दिख पाए। ठीक है, ये हमने ले लिया है। तो यहाँ जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा छोटा, इसको बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, और यहाँ आपने जो ये देखा ये है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है आप कह सकते हैं एक टर्म है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अहमियत रखता है, सिर्फ आप ही के एग्जाम में नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें साइंस पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग भी आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो यह क्या होती है, यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ खुरदुरी दिखने में लग रही है, तो ये खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। ये चिकनी है और ये खुरदुरी है। आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर कुछ कांटे की एक फॉर्मेशन बनी हुई है। आगे चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह है हरित लवक। हरित लवक किसे कहते हैं, कोई बताएगा? हरित लवक किसको कहते हैं बताइए। चलिए ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, हरित लवक हम किसको बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यह है इसका केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़े। ये है ग्लॉजी उपकरण। ये इसके क्या है? ग्लॉजी है। और ये है इसकी केंद्रक की झिल्ली, यानी न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, ये वो है। और आगे ये हो जाती है प्लाज्मा। ये वाली जो सेल है, सेल का हिस्सा है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। और ये इसकी बाहरी कोशिका है, यह कोशिका भित्ति है। और यह हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। और ये हो जाते हैं भाई राइजोसोम्स। यहाँ ये था लाइसोसोम, ये है राइजोसोम। हरित लवक यहाँ आपको देखने को मिल जाता है जिसको हमने अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये है कोशिका द्रव्य, यानी जो लिक्विड फॉर्मेशन जितनी भी आपको ब्लू ब्लू दिख रही है जहाँ पर हर जगह, तो ये है इसका कोशिका द्रव्य होता है। और आपसे एग्जाम में अलग अलग करके पूछ लिया जाता है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, राइजोसोम क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ये चीजें दोस्तों अलग अलग टर्म्स आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है। अभी आगे आगे हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ आ रही है ना सभी चीजें। चलिए एक बार इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, हर एक चीजें उनके सामने लिखी हुई है। कहाँ लाइसोसोम्स है, कहाँ राइजोसोम्स है, कहाँ पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियर पोर कहाँ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, हर एक चीज यहाँ पर शो की हुई है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ आई आप सभी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम पूरी जो कोशिका की संरचना होती है, सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्लासिफाई कर देते हैं एक टेबल की फॉर्म में, जिससे कि हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कोशिका संरचना जो कि हमने अभी देखी, उनको 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। एक तो कोशिका झिल्ली, दूसरा हो जाता है जीव द्रव्य, और ये क्या है? रसधानियां। ठीक है, इन तीनों हिस्सों में किसको? कोशिका की संरचना को बांट दिया गया है, कोशिका के स्ट्रक्चर को। और फिर जहां जीव द्रव्य की बात करते हैं उन सभी के अंतर्गत उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हमने अलग अलग करके छोटे छोटे हिस्से के बारे में इसके जाना था, वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई है। सभी पार्ट्स आपको यहाँ पर एक एक करके दिए गए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम, लाइसोसोम, लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में, और माइक्रोट्यूब्यूलस, और क्या हो सकता है? तारककाय, सभी चीजें इसमें यहाँ पर दे दी गई है। ग्लाजिकोइड जिनके बारे में भी हमने अभी ऊपर देखा, उसको हमने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये वाली आप बना करके दिखाओ स्ट्रक्चर, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा इनके एक एक करके इनके बारे में। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में, केंद्रक के बारे में, इस तरह की टर्म्स आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो फिर चलिए देरी किस बात की है, अब चलते हैं इनकी हर एक अलग अलग टर्म्स के रूप में जिनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की। क्या होती है कोशिका भित्ति? तो पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी, कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्र युक्त जो पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी सबसे बाहर की जो परत होती है किसी भी कोशिका की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक
ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, ये बहुत ही कठोर, मोटी और मजबूत होती है, इसे ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ आई इतनी बात? आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह है कोशिका भित्ति, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। तो कोशिका भित्ति पूछ ली जाए, कोशिका पूछ ली जाए, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे न जाने कितनी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह है सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। शैवालों में कोशिका भित्ति का निर्माण, अगर शैवालों की बात की जाए, शैवालों में कैसे होता है, तो शैवालों में गैलेक्टन, मेनन और कैल्शियम कार्बोनेट से कोशिका भित्ति बनी होती है। यह बात की गई है शैवालों की, लेकिन आपसे नॉर्मली यहाँ पूछा जाएगा, ये वाली आपको यही ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसको चाहे तो इसको थोड़े देर के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। आगे है कवकों तथा यीस्ट में कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात की गई है कवक और यीस्ट की, इनमें कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन के द्वारा बनी होती है। तो चलिए, इतना आपको समझ आ गया कोशिका भित्ति क्या होती है। सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, जो कि सबसे कठोर, मजबूत, मोटी और छिद्र युक्त जो है आवरण की बनी होती है, निर्जीव आवरण की, और ये कोशिका को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और अब जानेंगे हम अगली टर्म के बारे में। जो हमने ऊपर देखा था उसकी संरचना में, वहां एक टर्म थी, क्या थी? कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या थी? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं, तो यहाँ आपसे बताया गया है कोशिका भित्ति के बारे में। तो क्या होती है कोशिका भित्ति, वही आपको यहाँ पर बताना है कि पादप कोशिकाओं की जो सबसे भारी, कठोर, मोटी, मजबूत जो है छिद्रयुक्त, सॉरी गाइस मैंने शायद वही वाली फिर से स्लाइड्स, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बारे में अब हमें बात करनी है, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं क्या दिया गया है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है। ठीक है, यह कैसी झिल्ली होती है? सजीव झिल्ली होती है। और जो सेल जो हमने कोशिका भित्ति की बात की थी वो कैसी थी? वो निर्जीव थी। और कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह सजीव होती है। इधर आप इसकी पूरे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन नामों से इसको जाना जाता है। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली पूछ लिया जाए, या प्लाज्मा झिल्ली, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सभी नामों से इसको जाना जाता है। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी जो आपने अभी बताया, जो हमने अभी आपको बताया कि जो कोशिका की जो वो होती है भित्ति, वो मजबूत और कठोर आवरण की बनी होती है, लेकिन अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की, तो यह बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली अब किसकी बनी होती है, किस किस से बनी होती है? बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। समझ आती है इतनी बात? आगे बढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली का कार्य बताइए। तो यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, एक निश्चित आकार बना रहे कोशिका, उसमें मदद करती है कौन? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ऑलराइट गाइस, इतनी बातें समझ आ रही है ना? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कर बहुत जल्दी से अपने इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आगे दोस्तों हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। आपने देखा था कि जब मैंने आपको दिखाया कि सेल के अंदर क्या था, एक ब्लू कलर का एक फॉर्मेशन थी जो कि पूरा ऐसे भरा हुआ था, ब्लू ब्लू कुछ द्रव, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो वह क्या था? जीव द्रव्य था। ठीक है, क्या था? जीव द्रव्य था। तो उसी के बारे में यहाँ अब हम बात करने वाले हैं। जीव द्रव्य सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती है उन सभी में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य नाम
सर्वप्रथम किसने दिया था? पुरकिंजे ने, और 1840 में दिया था। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता, उस चीज को मैंने इतना आसान बना दिया गया है कि शायद ही आपको कहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जीव में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाएं किसकी हेल्प से पूरी होती है? तो जीव द्रव्य में। ठीक है, जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। जितनी भी उसकी क्रियाएं होती है जीव सेल की, वो सभी जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। और जीव द्रव्य का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.5 टू 7.0। ठीक है, 6.5 टू 7 क्या होती है? इसकी पीएच वैल्यू होती है। और दोस्तों, जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 तत्व हैं वे, उनके बारे में कौन बताएगा? हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहला है ऑक्सीजन, जिसमें 76% इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। 10.5 कितनी होती है? कार्बन होती है। और हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 10% होती है, और नाइट्रोजन की 2.5% मात्रा इसमें मिलती है। ठीक है, और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। क्योंकि आप दोस्तों नाम से ही क्लियर है, जीव द्रव्य, द्रव क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होती है, तो इसीलिए इसमें 80% भाग क्या होता है? जल का होता है। समझ आती है इतनी बात? कैसी लग रही है क्लास? साथ साथ बताते हुए चलिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि जीव द्रव्य कैसा होता है देखने में। अब चलते हैं और जीव द्रव्य के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या गुण होते हैं जीव द्रव्य के? अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में। क्या क्या है इसके भौतिक गुण? तो सबसे पहले बात करें रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। अर्ध पारदर्शक होता है, यानी उसमें हम कुछ आर पार देख भी सकते हैं। और अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, पूरी तरीके से तरल नहीं होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है। रंगहीन है, अर्ध पारदर्शक है और अर्ध तरल पदार्थ है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। जीव द्रव्य 60 से 70% जल पाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं 80% के लगभग है जल पाया जाता है। और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें मिले होते हैं। जीव द्रव्य में ब्राउनी गति पाई जाती है। कैसी? ब्राउनी गति पाई जाती है जीव द्रव्य के अंतर्गत। और वहीं अगर बात कर ली जाए इसके रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण क्या होगा? वह है इस प्रकार कि जीव द्रव्य में जटिल मिश्रण में लगभग 30 तत्व, जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सभी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इनकी परसेंटेज मात्रा भी बताई कि कितनी मात्रा में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीव द्रव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रक द्रव्य, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि इस वाली श्रेणी के अंदर है। ये द्रव्य क्या होगा? यह होगा केंद्रक द्रव्य। और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, यानी जो केंद्रक के बाहर पूरी कोशिका में इस तरीके से हर जगह फैला हुआ है। यह क्या है? यह है कोशिका द्रव्य। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म। समझ आती है इतनी बात? चीजें क्लियर हो रही है ना इमेज के थ्रू? दोस्तों, समय कितना भी लगे, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए। तो अभी तक कैसे जा रही है क्लास, बताइए आप लोग। दोस्तों, अब आ गया है आज की क्लास का निचोड़, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल्स। दोस्तों, कोशिका को 2 तरीके से, इसके जो भाग होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, इनको 2 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है संगठन के आधार पर। ठीक है, संगठन के आधार पर। और दूसरा क्या है? संरचना के आधार पर। तो पहले हम एक एक करके जानेंगे। पहले हम जानेंगे संगठन के आधार पर। ठीक है, संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार। अगर आपके एग्जाम में दिया गया है साफ साफ के संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार बताइए,
ठीक है, संगठन के आधार पर। तो आप क्या बताएंगे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, संगठन के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। एक का मतलब यूनि, बहु मतलब मल्टी। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इंग्लिश में बताना चाहो तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब ये कैसे है, संगठन के आधार पर विभाजित है। ठीक है, संगठन के आधार पर इस तरीके से इनको हम बांट सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक है, इसकी क्या, अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इतना फिनिश करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपको इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तो उसके भी एडजस्टमेंट अभी कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने दूसरे पार्ट को अभी थोड़ा अलग कर दिया है। पहले हम जानेंगे संगठन के आधार पर जो है कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि संगठन के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या हो जाता है, बहुकोशिकीय जीव। इसे क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर, और बहुकोशिकीय को मल्टीसेल्युलर। अब सबसे पहले हम जानेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल एक कोशिका मिलती है, सिर्फ एक। ठीक है, जीवों का शरीर केवल एक कोशिका बना होता है, वह जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिनका शरीर जो है केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और जीवाणु। ठीक है, अमीबा और जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया और अमीबा क्या है, ये एक यूनिसेल्युलर क्या है, एनिमल है, या फिर कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव है। कौन कौन, अमीबा और जीवाणु। आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं। न जाने कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से आज क्लियर होने वाले हैं। एक आपको कह सकती हूँ मैं, आज की क्लास आपके लिए गोल्डन क्लास है। ठीक है, इतनी अच्छी क्लास आपके लिए आज की है। तो आपको क्लियर हुआ ये। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अमीबा और जीवाणु होते हैं, और वो जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब इसी तरीके से हम इधर आ जाते हैं, जो दूसरा प्रकार होता है संगठन के आधार पर कोशिका का, इसकी बात कर लेते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो जीवों का शरीर होता है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि मनुष्य का शरीर। ठीक है, आप जानते हैं क्या सिर्फ एक सेल से मनुष्य का शरीर बना है, बिल्कुल नहीं, न जाने कितनी सेल्स है हमारे शरीर में। तो मनुष्य कैसा है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है मनुष्य, ह्यूमन। तो आपको समझ आया इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस। आपसे अगर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव के बीच में अंतर पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाए तो आप बता पाएंगे, आपसे संगठन के आधार पर टाइप्स पूछ लिए जाए तो आप बता पाएंगे। इतना क्लियर है, थम्स अप करिए जल्दी जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, दूसरा जो टाइप है इसका वहां चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए। जैसा कि हमने जाना था कि कोशिका के प्रकार दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, एक तो संगठन और दूसरा कैसा था, संरचना के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए साफ साफ कि संरचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि संरचना के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं चलिए। और सबसे पहले इंग्लिश में जान लेते हैं, इसको कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल और इधर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ई साइलेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अब एक एक कर इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। कौन सी होती है सेल, कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी वे कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका अभाव होता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, आधा अधूरा होता है।
तो उस तरीके की सेल्स क्या कहलाएंगी? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यहाँ हो जाता है इसका बिल्कुल विपरीत। कैसे? कि यहाँ पर वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित होता है, वे किसके अंदर आएगी? वे आएगी यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके अंदर है। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया है? बिल्कुल इसकी उम्मीद मैं कर सकती हूँ। आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये लीजिए, अब हमने जिस चीज को अलग अलग करके पढ़ा था वो बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में आपके सामने है। एक बार उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने बताया? हमने बताया कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, संगठन के आधार पर एंड सेकंड वन इज संरचना के आधार पर। संगठन के आधार पर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय कौन होते हैं? जो जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु। और बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर। संरचना के आधार पर अगर बात करें तो संरचना के आधार पर हमने सेल्स को यानी कोशिका को दो भागों में बांटा है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? बिल्कुल क्लियर है हर एक चीजें? ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी कुछ इसके बारे में बचता है सब चीजों को हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ बात की गई है एक एक करके प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बन गया है। तो उसका नाम क्या है? तो इनकी खोज क्रमशः डुगर्टी और एलर ने की थी। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक सुविकसित कोशिका अनुपस्थित होते हैं इसमें। कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइडो ग्लाइकेन या म्यूरेन की बनी होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइजोसोम्स पाए जाते हैं। और अगर बात करें इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया था नील हरित सेल। आप वही एग्जाम्पल से याद रखिए जो ये अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले जाते हैं तो आपको ये बता देने हैं, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या है? एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, ये वाली कोशिका के बारे में यहाँ पर हमने बताया है। इसके एग्जाम्पल्स जो कि हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए थे वही आपको आगे देखने को मिल गया है। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसके भी एग्जाम्पल सब चीजें जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। कोशिका भित्ति जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टोज की बनी होती है। ठीक है, यहाँ देखिए सेल्यूलोज और पैक्टोज की इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। और यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इनका आकार बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, जबकि अगर बात करें प्रोकैरियोटिक उसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइजोसोम पाए जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे और जंतु में क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। समझ आ गई बात? सभी चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास को खत्म करने की तरफ और अब लगाते हैं टेस्ट। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच जाते थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए जो कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बिल्कुल निचोड़ निकलता है, वो सभी चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, जो कि हमने क्लास में इंक्लूड नहीं की थी, वो यहाँ पर है। और अगर कोई भी पॉइंट बचेगा तो मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगी, आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम टिश्यू की क्लास भी लेकर के आएंगे और सभी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको जान लेते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया था।
आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि केंद्रक की खोज किसने की थी और कब की थी। तो केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज और केंद्रिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। हुक नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। कब की थी? 1831 में की थी। यहाँ पर ये आपको जो फॉर्मेशन दिख रही है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आप चाहेंगे इसको बड़ा करके देखना तो चलिए मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा और अच्छे से सब चीजें समझाई जाएगी, ठीक है। फॉर्मेलिटी कहीं नहीं होगी, हर एक चीज को बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मुझे रटवाना बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है दोस्तों, जो आपको मैंने दिखाया था ना, पूरा सेल की पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको। तो उसके अंदर बीच में आपने देखा होगा जहां मैंने बताया था कि ये इसका न्यूक्लियस है, सेल के अंदर एक छोटा सा ऐसे गोलनुमा इस तरीके का कुछ बना हुआ था, तो वह उसका न्यूक्लियस था। तो वही ये वाली फॉर्मेशन अब यहाँ आपको बड़ा करके दिखा दी गई है। न्यूक्लियस के क्या क्या इसमें चीजें होती है वो सभी दिखाए गए हैं। न्यूक्लियर कोर होते हैं, ये जहां पर ये छेद है ना, ये क्या है? न्यूक्लियर कोर है। फिर क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। समझ आई चीजें? आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट बच जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे फिर क्वेश्चन। चलिए आ जाइए वापस। अब बात करते हैं साइटोलॉजी शब्द हर्टविग के द्वारा दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया है, ठीक है। साइटोलॉजी शब्द दिया किसके द्वारा गया है? तो वह हर्टविग के द्वारा दिया गया है। याद रहेगी बात, ठीक है। और पीडीएफ मिल जाएगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से याद रखना है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी न जाने कितनी बार पूछा जाता है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया? तो वाटसन और क्रिक ने इसके बारे में जानकारी दी थी 1953 में। और डीएनए में पाया जाता है डबल हेलिक्स मॉडल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये है डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये डीएनए में पाया जाता है। 1953 में इसकी खोज की गई थी। इसका नाम है डबल हेलिक्स संरचना, जो वाटसन और क्रिक इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। समझ आई? अगली जो लास्ट बात मैं आपको से बताना चाहती हूँ जो बच जाती है वो है रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं के विभाजन का पता लगाया था 1855 में। कि कोशिका, जैसे आपने देखा होगा, आपने से बात कर ली जाए अगर अमीबा की, तो अमीबा जो पेरेंट सेल होती है उससे डिवाइड होकर दो उसकी चाइल्ड सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनती है, इस बात का पता किसने लगाया था? रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। और कब? 1855 में। तो चलिए अब बारी आ जाती है क्वेश्चंस करने की। चलते हैं क्वेश्चंस को लगाने और देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कोशिका की खोज किस ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? अब बताइए आप, अब मैं आपको देखना चाहूंगी कि आपने कितना सही और सटीक तरीके से आपने समझी है चीज़ों को, कितनी आपके समझ आई है। तो अब यहाँ पर आपका बिल्कुल सब कुछ चीज़ें मुझको पता चलने वाली है। अब बताइए कोशिका की खोज की बात की गई है तो वह किसने की थी? तो गाइज जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा आप। इसका आंसर मैं आपको बता के जाती हूँ, फिर भी कभी आप परेशान हो कि आपको आंसर नहीं मिला है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? अभी बताया मैंने आपको, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? दूसरे या तीसरे पॉइंट में ही मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल करके आता है कि 80% से अधिक साल में पाया जाने, सेल होगा दोस्तों, ठीक है, सेल होगा, यहाँ पर सेल ठीक कर लेना आप। सेल में पाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? सेल में कौन सा पदार्थ 80% से अधिक पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जल, ठीक है, जल पाया जाता है 80% से अधिक। सही हो जाता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं कौन से? ब्लू ग्रीन शैवाल की आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन होते हैं? यह होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आपको दिखाई थी मैंने इसकी फॉर्मेशन, प्रोकैरियोटिक दिखने में कैसे होते हैं, तो यह ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका होती है?
दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको वहाँ डिफाइन नहीं की थी, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर लिखी, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होती है तांत्रिक कोशिका। ठीक है, तांत्रिक कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। समझ आ गई बात? और बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं हम। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर बच जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो मैंने आपको वहां पर बताया था, जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का बताया था, तो यूकैरियोटिक में किससे बनी होती है? तो वह बनी होती है फास्फोलिपिड से। ठीक है, फास्फोलिपिड से बनी होती है यूकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली। समझ आ जाती है इतनी बात? आगे बढ़ जाते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वह था ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आपको यह बताना है। यह हो जाती है दोस्तों माइकोप्लाज्मा की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम किसने दिया था आपसे पूछा गया है, और ये आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। और किस वर्ड से लिया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अब दोबारा से मैं आपको नहीं बताऊंगी सेल किस वर्ड से लिया गया है और कौन सी भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए में जो द्विहेलिक्स मॉडल था, द्विहेलिक्स प्रारूप था, जिसके बारे में मैंने लास्ट में आपको बताया, वो पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? अब बताइए आप। मैंने कहा था ना कि जो चीज़ें मैं पॉइंट्स के थ्रू बता रही हूँ वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह वॉटसन तथा क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गई? आगे बढ़ रही। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये मैंने एडिशनल आपके लिए क्वेश्चन रखा है। ठीक है, ये आपको बताना है। यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आ जाता है कोई क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है किस प्रकार का राइजोसोम उनमें पाया जाता है? तो कितने, या फिर ऐसे कह सकते हैं कितनी संख्या होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो कितनी थी प्रोकैरियोटिक में? 70। ठीक है, 70S। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका लास्ट आने वाला है बस क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जल्दी से बता दीजिए। तो वो बनती है सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों अगर वीडियो फास्ट हो रही है तो आप उसको अपने पास से सेटिंग में जाकर के स्लो कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर यहाँ पर कोने में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, वहाँ जाकर आप उसको नॉर्मल से कम कर सकते हैं अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है। मेरे ख्याल से तो स्पीड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब हम पूरी क्लास का एक तरीके से रिवीजन ही आप कह सकते हैं टेस्ट के थ्रू हम कर रहे हैं। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब आप बताइए इसका सही। वैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको टिक करना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की क्लास कैसी लगी, जरूर बताइए। मैं बहुत आशा करूंगी आपसे कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और जल्दी से लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इतनी ही मेहनत हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट में आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।